हाँ 1.5 ये ये असेसमेंट ऑफ रिस्क का मैटर ऑफ प्रोफेशन। ठीक है मैं चलो देखो तो रिस्क असेस करने का मीनिंग समझ गए इनके तो अपन लोग की नहीं। रिस्क असेस करना मतलब कितनी गलतियां हो सकती हैं, मतलब क्या लग रहा है कि कितनी गलतियां होंगी। एक बार एंटिटी के लोगों से मिल लो, इनके सिस्टम्स को समझ लो, बिजनेस का नेचर देख लो, उससे इस बात को आइडेंटिफाई करते हैं कि मैथ्स के लिए आयो नीचे। ठीक है तो सबसे पहली बात तो कोई पैरामीटर नहीं, मैं मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ तो सोच करके देखो, सब कुछ मेरे एक्सपीरियंस स्किल और उन सब पर डिपेंड करता है कि मुझे क्या लगता है कि यहाँ रिस्क है या नहीं है। एट द सेम टाइम मुझे लग रहा है कि रिस्क है, कोई और व्यक्ति आएगा हो सकता है उसको लगे कि रिस्क नहीं है, तो है कि नहीं? हाँ तो असेसमेंट ऑफ रिस्क तो ना सब्जेक्टिव है, किसी को ज्यादा लग सकता है वही रिस्क जो मुझे कम लगेगा, या मुझे
हाँ, ज्यादा लग सकता है, जो किसी और को कम लगेगा। समझ में आ रहा है? तो जब भी सब्जेक्टिव मैटर होते हैं, वहां जो जजमेंट चलता है वो किसका चलता है? प्रोफेशनल का। देखो, पॉइंट समझना। मान लो कोई ऐसी बात है जो तुम्हें सही लगती है, घर वालों को गलत लगती है। आ रहा है समझ में? अभी अगर मैं अथॉरिटी को दरकिनार कर भी दूं, जैसा कि नॉर्मली बच्चे सोचते ही हैं, ठीक है ना, कि पेरेंट्स जो है वो अथॉरिटी से मनवा रहे हैं अपनी बात। मैं ये आमतौर पर बच्चों को पेरेंट्स की बात माननी पड़ती है ना, लेकिन उस डिस्कशन को एक बार सोचोगे तो यू विल गेट टू नो कि हो सकता है हम बायस जो। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? जब तुम डिस्कशन कर रहे हो और वो अगर जवाब दे रहे हैं, ठीक है, तो कोई मैटर, जैसे मान लो कि जैसे नॉर्मली कोई किसी की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या कुछ भी है और शादी की मान लो बात चल रही है, क्लियर है? तो जो बच्चा रहता है वो तो प्यार में पागल रहता है। आ रहा है सामने? ठीक है। और अब कुछ माँ बाप तो वो रहते हैं बायस कि भैया वो बिल्कुल ही अगेंस्ट में, क्योंकि बच्चा अपने आप से नहीं चल सकता। ये मैटर को भी अलग कर देते हैं। पर कुछ केस में माँ बाप मना कर रहे होते हैं और वो प्रॉपर बता रहे होते हैं कि क्यों। समझ में आ रहा है? अब मान लो कि बच्चा सोच रहा है कि नहीं, ये तो आप सब्जेक्टिव हो, ये वो सब्जेक्टिव है, हम ज्यादा जानते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम मिले हैं पर्टिकुलर पर्सन से या जो भी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर बताओ कि किसकी बात मानी जानी चाहिए और क्यों। मैं तुम्हें एक्चुअली में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ प्रोफेशनल जजमेंट। समझो कि अगर मान लो कि कभी दो इक्वल लेवल पर लड़ाई हो जाए, कि सही गलत के मामले में दोनों इक्वल, तो आप हमेशा वैल्यू करोगे एक्सपीरियंस को। अगर रिलेशनशिप्स उन्होंने ज्यादा देखे, ऑब्वियस सी बात है, इन जनरल ही मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी एज ज्यादा होती है और अगर आप एक्सपोजर थोड़ा बहुत देखो अगर अगले का है, तो मतलब उसको ज्यादा पता होगा। एक रीजनेबल इंटेलिजेंस चाहिए ऑब्वियसली। समझ में रहे? अगर मान लो बेसिक लेवल पर ही किसी को नहीं पता है चीजें, तो अग्रीड कि आप फिर एज वाले एक्सपीरियंस को काउंट ना करें। समझ में रहे? लेकिन अगर एक रीजनेबल इंटेलिजेंस है तो एज वाला एक्सपीरियंस एक्चुअली में बेटर होता है। खैर, तो मैं ये कह रहा हूँ कि उस व्यक्ति का जो जजमेंट रहेगा वो फिर प्रोफेशनल रहेगा। सवाल ये भी आता है एग्जाम में कि जजमेंट और प्रोफेशनल जजमेंट में क्या अंतर है। मतलब ऐसे नहीं आता, बट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल जजमेंट, या ऐसा ऐसा आता है। आप हर चीज को हर व्यक्ति जज करता है, बट हम कब कहेंगे कि हाँ ये प्रोफेशनल जजमेंट है और ये नॉर्मल है? अब हम पूरा इस पे ही आ जाते हैं। तो प्रोफेशनल जजमेंट कब कहोगे? ऑडिट के केस में। बिल्कुल ही परफेक्ट। अरे समझ, नॉलेज स्किल, और वो जो ट्रेनिंग होती है उसको अपन एक्सपीरियंस बोल दें तो। समझ रहे? क्योंकि सीए बनने के लिए आपको नॉलेज भी चाहिए होता है और आप फिर किसी के अंडर में काम भी कर चुके होते हो। समझ में आ रहा है? इसीलिए आप ऐसी सिचुएशंस देख भी चुके होते हो, इसीलिए आपका जो जजमेंट है वो क्या माना जाता है? प्रोफेशनल। तो रिस्क कितना है ये मैटर काय का है? प्रोफेशनल जजमेंट का। क्योंकि अगर आपको रिस्क लग रहा है और किसी और को नहीं लग रहा है, तो बात किसकी मानी जाएगी? प्रोफेशनल। और क्यों, वो मैंने बताया। क्योंकि उस व्यक्ति को एक्सपीरियंस जो है वो क्या है। ठीक बात है ना? तो असेसमेंट ऑफ रिस्क इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट. Audit risk is a function of risk of material misstatement and detection risk. Alright, so assessment of risk is done by performing audit procedure to gather necessary information and evidence. ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हम ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे ऑडिट प्रोसीजर्स एक्चुअली पता क्या होंगे? मैनेजमेंट से बात कर ली, बिजनेस देख लिया, लोकेशन देख ली, वर्कर से बात कर ली, इन सबसे अभी आएगा कि कैसे कैसे अपन लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे। दिस असेसमेंट मतलब पता लगाना, है ना? तो ये असेसमेंट किस बेस पर किया जाता है? प्रोफेशनल जजमेंट, जो कि आता है ट्रेनिंग, नॉलेज और एक्सपीरियंस। ये पढ़ के बोला था। वेरी गुड।
ठीक है ना। तो प्रोफेशनल जजमेंट इज इन ऑडिटिंग इज नॉट अ प्रिसाइज मेजरमेंट, याद रखो, मैथमेटिकल मेजरमेंट नहीं है ये कि आप बोलो कि हाँ मेरा प्रोफेशनल जजमेंट सही है, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो सकता है और दो लोग सही भी हो सकते हैं अपनी अपनी जगह, बट एन इन्फॉर्म डिसीजन मेड बाय अ कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल। बोलो, क्लियर है? अच्छा, ये जितने भी चेक बॉक्सेस हैं ना, समझ में आ रहा है, ये आपके मॉड्यूल के एज इट इज इंक्लूड कर दिए, मतलब इसमें नोट्स में कोई चेंज नहीं किया हुआ है, और ये एक्चुअली में है भी बेटर, बहुत अच्छी। तो ये जरूर से पढ़ लेना जितने भी होंगे एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत अच्छे हैं। क्लियर है? तो ऑडिट रिस्क इज अ रिस्क दैट द ऑडिटर गिवन इन अप्रोप्रिएट ओपिनियन, जबकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, गड़बड़ है। ठीक है ना। अ, तो और ये ऑडिट रिस्क जो है ये क्या है, दो चीजों का फंक्शन है, आरएमएम और डिटेक्शन रिस्क। आरएमएम फर्दर दो रिस्क से बना हुआ है ना। ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है, मतलब ऑडिटर का नाम खराब हो जाएगा या उसके ऊपर केस हो जाएगा, इस सबसे लेना देना नहीं है, ये वाले रिस्क हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। और कौन सा रिस्क, की ऑडिटर माइट एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि भैया बुक्स गड़बड़ है, जबकि नहीं है, ये वाले से भी रिस्क से हमको कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये आपका हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब भी आपको गलत लगेगा आप और चेकिंग करोगे, आप सही में पहुंच जाओगे। क्लियर है ना। मेन रिस्क एक ही है, बुक्स गड़बड़ है और आपको लग रहा है कि सही है, क्योंकि इसका वाइस वर्सा भी सही नहीं है। वाइस वर्सा जानते हो ना। ठीक है। तो ऑडिट रिस्क, आरएमएम और डिटेक्शन रिस्क, और आरएमएम में दो हैं, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क में दो हैं, सैम्पलिंग रिस्क और नॉन सैम्पलिंग रिस्क। ये हम लोग कर चुके हैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस। हाँ, है ना। चलो, अब देखो, तो हम इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का अलग अलग पता लगा सकते हैं क्या? देखो, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क का अलग अलग पता आपको, आप भले ही लगा लो, लेकिन लगाना इसलिए नहीं होता है क्योंकि कंट्रोल नॉर्मली इनहेरेंट रिस्क के लिए ही लगाए जाते हैं, तो बहुत सारे इनहेरेंट रिस्क आपके बेकार हो जाएंगे पता लगाना, क्योंकि उसके लिए क्या लगे होंगे, कंट्रोल। तो आप इसका करते हो कंबाइंड असेसमेंट, कि इन दोनों को मिला करके गलती होने के चांसेस क्या है ना। कोई भी मैटर अगर मान लो क्या है कि बहुत रिस्की है, तो क्या होगा कि यहाँ गड़बड़ हो सकती है, इन्वेंट्री आपकी ऐसी है कि चोरी हो सकती है, वहीं पर हम कंट्रोल्स भी उसके पूछेंगे कि सिक्योरिटी गार्ड लगा है क्या, सीन क्या है, आ रहा है समझ। तो वी डू द कंबाइंड असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। जितने स्टैंडर्ड्स वगैरह हैं ये आमतौर पर क्या बोलते हैं, कंबाइंड असेसमेंट, इंस्टेड ऑफ सेपरेटली आइडेंटिफाइंग इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, क्योंकि उससे टाइम वेस्ट होगा। क्लियर है? मैं ये जिस लेवल पर डिस्कशन कर रहा हूँ ना, इस लेवल पर बहुत रेयर है कि कोई डिस्कशन करे, ये वाले एकदम रीड करके निकाल दिए जाते हैं नॉर्मली, समझ में आ रहा है। लेकिन आपका ये एमसीक्यू और सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बेटर हो जाएगा। However, auditor may separately or jointly assess inherent and control risk depending on the methodologies or practical considerations. The assessment can be quantitative और नॉन क्वांटिटेटिव। मतलब जैसे कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसमें जो वेरिएशन है वो 20% से ऊपर गया, तो मैं इसको रिस्की मान लूंगा, ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव। नॉन क्वांटिटेटिव क्या है कि भैया कम से कम इतनी डिग्री के लोग यहाँ पर होने चाहिए, वो नहीं है तो वो नॉन क्वांटिटेटिव हो गया। की मेन बात क्या है, मेक एन अप्रोप्रिएट रिस्क असेसमेंट। Making an appropriate risk assessment is more important than the exact form in which it is documented. मतलब आपने मैथमेटिकली किया है, नॉन मैथमेटिकली किया है, इससे मैटर नहीं है, सही होना चाहिए बस। ठीक है, फिर क्या है फॉर्मूला फॉर ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू आरएमएम इंटू डिटेक्शन रिस्क, आरएमएम इक्वल्स टू आईआर और सीआर, तो ऑडिट रिस्क इक्वल्स टू आईआर इंटू सीआर इंटू डीआर। क्लियर है ये, समझ में आ रहा है। चलो, XYZ is engaged in the business of running several stores dealing in variety of items such as ready-made garments, shoes, gift, watches, है ना। सिक्योरिटी टैग है हर आइटम में, सिक्योरिटी टैग है हर आइटम में, मतलब चोरी ना हो, ये क्या हो गया, सिक्योरिटी टैग क्या है, कंट्रोल। वेरी गुड, आ रहा है समझ में। और इन्वेंटरी रिकॉर्ड भी फिजिकली वेरीफाई होते हैं मंथली बेसिस पे, ये दूसरा कंट्रोल हो गया।
डिस्कस द टाइप ऑफ इनहेरेंट कंट्रोल डिटेक्शन रिस्क एज परसीव्ड बाय द ऑडिटर। बहुत सब्जेक्टिव है, इसमें हम को मॉड्यूल का ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अपन अपने आप से सोचेंगे तो बहुत सारे रिस्क और आइडेंटिफाई हो सकते हैं। समझ में आ रही है बात? छोटे मोटे आइटम में चोरी हो सकते हैं, सिक्योरिटी टैग है हर आइटम में, लेकिन हर आइटम पे सिक्योरिटी टैग होना थोड़ा मुश्किल होता है। कपड़ों पे तो टैग हो जाता है, आप कभी गए हो मॉल पे तो आपको समझ में आएगा कि डीमार्ट में टैग्स नहीं हो पाते हैं बहुत सारी चीजों पे, समझ में आ रहा है। लेकिन आप किसी और मॉल में जाओगे तो वहां हर चीज में टैग होते हैं, कपड़े वाले में तो टैग होते ही होते हैं। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो कपड़े में अटैच कर देते हैं, लेकिन अ, किराना वाली चीजों में क्या करोगे? आटे की बोरी में छेद हो जाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और कुछ भी, किसी भी चीज में बहुत छोटी छोटी चीजें रहती हैं, वहां उनको फिजिकल कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। तो देखो, लो यहाँ बोल रहा है एम्प्लॉइज ही चोरी कर सकते हैं। रिस्क टू द ऑडिटर दैट इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स वुड बी इनअप्रोप्रिएट। समझ में आ रही है बात? ये बात मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि इन्वेंट्री अगर चोरी हो गई है तो मेरे को चोरी की दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत ये है कि जितना दिख रहा उतना है नहीं। अरे समझ में? तो ये एम्प्लॉय मिस अप्रोप्रिएट कर देंगे, इनहेरेंट रिस्क है। कंट्रोल रिस्क वो होता है कि कंट्रोल लगाने के बावजूद आपका काम पूरा ना हो। सिक्योरिटी टैग है, ये कंट्रोल है, और फिजिकली वेरीफाई होते हैं, ये भी कंट्रोल है। पर ये कंट्रोल के बावजूद, समझ में रहे, अगर मान लो एम्प्लॉयज मिल 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 के फ्रॉड कर लें तो हो सकता है चोरी हो जाए। आ रहा है समझ में? क्योंकि टैग है तो कोई तो देखता होगा, किसी को तो जगह पता होगी कि बाजू से निकल जाओ तो नहीं होगा, या टैग निकालने का तरीका किसी को तो पता ही होगा। क्लियर है ये? ठीक। फिर क्या है? डिटेक्शन रिस्क। Auditor checks the efficiency and effectiveness of various control systems in place. He would do that by making observation, inspection, inquiry, etc. In addition to these, the auditor would also employ sampling techniques to check few sales transactions from beginning to end. ठीक है? क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर सबसे पहले कंट्रोल चेक कर रहे हैं कि भाई तुम बोल रहे हो मंथली चेक होता है, क्या चेक करते हो, कैसे चेक करते हो, ताकि हम कंट्रोल्स का वो कर पाए। सिक्योरिटी टैग देख लो, बार बार उसको निकाल करके पता चला 4 सिक्योरिटी टैग काम कर रहे हैं, बाकी काम ही नहीं कर रहे हैं। आ रहा है समझ? तो इससे हम कंट्रोल टेस्टिंग करेंगे कि कंट्रोल कितना अप्रोप्रिएट है। ठीक है? और अच्छा, उसके अलावा ऑडिटर सैंपल चेकिंग भी करेगा कुछ सेल्स शुरू से लेकर के एंड तक। हालांकि ये सब करने के बावजूद ऑडिटर को इस बात का डर जरूर रहेगा कि हो सकता है पूरी गलतियां वो डिटेक्ट कर ही ना पाए। ये क्या हो गया? डिटेक्शन रिस्क। इन तीनों से मिलकर के क्या बनता है? ऑडिट रिस्क। ऑडिटर के हाथ में क्या होता है? डिटेक्शन रिस्क, मतलब डिटेक्शन। तो अगर आईआरसीआर ज्यादा है तो डिटेक्शन बढ़ा देगा। डिटेक्शन रिस्क को इतना कम करना है कि ऑडिट रिस्क अप्रोप्रिएट लेवल से, मतलब एक्सेप्टेबल लेवल से क्या हो जाए? नीचे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? चलो देखो नेक्स्ट। एक फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, एच टी एन एसोसिएट्स, है ना? वो अपॉइंट हुई है विंड और आइस लिमिटेड का ऑडिट करने के लिए 2021 का। रिस्क है कि गलत ओपिनियन दे देगा वो, है ना? जबकि बुक्स मटेरियल में स्टेटेड है। स्टेट द रिस्क मेंशन इन द क्वेश्चन। ऑडिट रिस्क सिंपल है, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ये वाला एक बार रीड कर लेना तुम लोग, उसके आंसर एंड में दिए हुए हैं। क्लियर है? ठीक है? चलो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल नेसेसिटी। ठीक है ना? तो ये नाम है ऐसे 315 का। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट 315 इज व्हाट? स्टैंडर्ड फॉर, मतलब असेसमेंट ऑफ आरएम, रिस्क ऑफ मटेरियल नेसेसिटी। ठीक है? चलो, तो अब देखो दो स्टैंडर्ड, एक आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग, और फिर है 330 जो है रिस्पॉन्सेज टू द असेस रिस्क, और उसके बीच में पड़ता है 320 जो कि है मटीरियलिटी।
नंबर सारे याद होने चाहिए और सारे बहुत प्रॉपरली कनेक्टेड है, ठीक है ना। रिस्क क्या है कि गलत ओपिनियन ना दे दें, ठीक है ना। ये रिस्क अपन किस बेसिस पर बनाते हैं, गलत ओपिनियन मतलब क्या, कि मिस स्टेटमेंट मटीरियलिटी से ऊपर निकल जाए। तो इसलिए 320 में अपन लोग क्या आइडेंटिफाई करते हैं, मटीरियलिटी। तो साथ साथ में आइडेंटिफाई होता है, ठीक है ना। तो identify and assess the risk of material misstatement due to fraud and error at the financial statement level, assertion level। ध्यान रखना बेटा, इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे तो ठीक है, ये असर्शन लेवल क्या है, इंडिविजुअल अकाउंट लेवल पर। मैं जब चेक करने जा रहा हूँ तो रिस्क ऐसे भी होते हैं कि हाँ यार कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, फाइनेंस मैनेजर वीक है तो क्या होगा, कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, मैनेजमेंट वीक है कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, कोई सिस्टम नहीं है कुछ भी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन गार्ड नहीं है, इन्वेंट्री चोरी हो सकती है, तो इन्वेंट्री मिस स्टेटस सकती है। इसका मतलब ये कौन सा हो गया, असर्शन लेवल। समझ में आ रहा है, फिक्स सेट में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, रिपेयर वाले लेजर में पर्टिकुलरली प्रॉब्लम है, ये सब कौन से हो गए, असर्शन लेवल। क्लियर है ना, ठीक है। तो अचीव बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, कैसे आप पता लगाते हो इन रिस्क का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पूरा समझते हो, एंटिटी को पूरा समझते हो, एनवायरनमेंट को समझते हो, इंटरनल कंट्रोल को समझते हो। ये हेडिंग ही, हेडिंग है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग, ये एक्चुअली नाम बदल दिया है, पहले पूरा नाम था, बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट एंड रिलेटेड कंट्रोल्स, ये पूरा नाम। समझे समझे, समझे समझे। helps design the implement and implement appropriate audit responses to reduce the risk of material misstatement to an acceptably low level। मतलब नहीं नहीं, पर्टिकुलरली सही बात। इस स्टैंडर्ड में हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और असेस करेंगे क्या, नहीं नहीं, इस वाले में हम असेस करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे रिस्क, आरएमएम मटेरियल, आरएमएम पता करेंगे, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, ठीक है। उससे हमें हेल्प मिलेगी उसके रिस्पॉन्सेज डिजाइन करने में, कि ऑडिटर क्या करेगा उसके रिस्पॉन्स में। ये जो तीसरा पॉइंट है ये एक्चुअली में ऐसे 330 के बारे में बता रहा है कि ऐसे 330 निभाने में आपको हेल्प मिलेगी। ये तीसरी बात इस स्टैंडर्ड की नहीं है, ये बोल रहा है कि इस स्टैंडर्ड की 315 की मदद से 330 में मदद मिलेगी। आया समझ में, चलो तो इस स्टैंडर्ड में मेनली क्या करना है अपने को, पता लगाओ क्या रिस्क है। किसी भी एंटिटी में जा रहे हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहाँ कैसे क्या मिसस्टेट हो सकते हैं उसको सोचना है। तो बिल्कुल रैंडम है, ये पूरा का पूरा आपके प्रोफेशनल जजमेंट पर डिपेंड करेगा। मतलब कुछ तो कॉमन रहते हैं, जैसे चोरी हो सकती है, ठीक है, ये कॉमन सा रिस्क है, लेकिन ये रिस्क है, समझ में आ रहा है? अब हाँ जहाँ इन्वेंट्री नहीं है वहां इन्वेंट्री चोरी थोड़ी होगी, ठीक है। प्रोवाइड अ बेसिस फॉर डिजाइनिंग एंड परफॉर्मिंग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है 330, आइडेंटिफाई रिस्क थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट एंड रिलेवेंट कंट्रोल। यही है क्या, आइडेंटिफाइंग रिस्क, रिस्क का पता लगाना है ना। रिस्क की ये अकाउंट गड़बड़ हो सकता है कैसी, रिस्क की ये अकाउंट गड़बड़ हो सकता है कैसी, है ना। evaluate whether the identified risk affect the entire financial statement या specific assumption। जो भी आप रिस्क देखोगे जेनरिक, फिर देखोगे कि वो इंडिविजुअल अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है या पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। देखो वो रिस्क जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे फर्क नहीं पड़ने वाला, वो आपके रिस्क नहीं है, समझ में आ रहा है ना।
क्लियर है? कंसिडर द लाइक्लीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मिसस्टेटमेंट्स। और 6 पॉइंट मैग्नीट्यूड, अब साइट हेडिंग बस लिख लो, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड। ठीक है, रीड करो इतना एक बार। इस पूरे स्टैंडर्ड में हम क्या करने वाले हैं? वी विल आइडेंटिफाई द रिस्क। ठीक है, फिर क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। Audit procedures performed to gain an understanding of the entity and its environment in order to identify and assess the risk of material misstatement due to fraud or error at the financial statement and assertion level. मतलब रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे। मतलब रिस्क कैसे पता लगाओगे, तो उसके क्या प्रोसीजर्स हैं, है ना? क्या होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? वो प्रोसीजर जिसको लगा करके मैं रिस्क का पता लगाऊंगा। पर्पस, प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क, है ना? अच्छा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करने से कोई एविडेंस नहीं मिल रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अभी तो अपन जो चेकिंग करनी है उसके भी पहले के प्रोसीजर पे है। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कोई प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर थोड़ी है। प्रॉपर ऑडिट प्रोसीजर है कि चेकिंग है क्या, सेल का इनवॉइस, हाँ ये सेल सही है, ये नहीं कर रहे अभी अपन। अभी क्या कर रहे हैं? कितने कितने मिस स्टेटमेंट होने की प्रोबेबिलिटी अभी उसको चेक करना, उसके लिए प्रोसीजर लगा रहा था। ये अपने आप में कोई ओपिनियन देने वाले प्रोसीजर नहीं है। इन पे भरोसा करके ऑडिट ओपिनियन मत देना। मतलब तुम्हारे इस प्रोसीजर से तुम्हें पता क्या लगेगा कि रिस्क कम है, पर ये तुमने चेक थोड़ी किया अभी कि मैसेज स्टेटमेंट है कि नहीं है। तुमने रिस्क चेक किया ना, ये आया समझ में? रिस्क कम है, क्या तुम ये बोल सकते हो कि अच्छा मैसेज स्टेटमेंट्स कम ही है? नहीं ना। क्लियर है? टाइप ऑफ रिस्क, एरर्स और फ्रॉड। व्हाट इज इंक्लूडेड इन द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? इंक्वायरीज ऑफ मैनेजमेंट एंड अदर्स within the entity, gather insights from management and those responsible for financial reporting। तो सबसे पहला कॉमन क्या हो गया रिस्क असेसमेंट का? इंक्वायरीज फ्रॉम मैनेजमेंट एंड अदर्स, है ना? मैनेजमेंट और उन लोगों से बात करो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। इंटरनल ऑडिट के लोगों से बात करो। अच्छा, इंटरनल ऑडिट क्या होता है? कंपनी के अपनी पॉलिसीज प्रोसीजर्स का भी ऑडिट होता है। मतलब ये तो हम लोग बेसिकली स्टैट ऑडिट की बात कर रहे हैं जिसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं। मैनेजमेंट ऐसे ऑडिटर्स भी लगाता है जिसमें बोलता है कि अरे यार देख लो यार, जो भी काम कराते हैं सारे एम्प्लॉयज ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। हमने पॉलिसीज वगैरह बनाई हुई है, पर हर एम्प्लॉय को हम चेक नहीं कर सकते हैं। आप एक बार पिछले 1 महीने में, 3 महीने में जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी कुछ हुआ है, उन सब में सब प्रोसीजर सबने फॉलो किए हैं कि नहीं, इस बात को चेक कर लो उस टाइम में। तो ये एक अलग सा ऑडिट होता है जिसका नाम होता है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट जो है उसका मकसद होता है मैनेजमेंट को इस बात के लिए हेल्प करना कि बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल हो पाए। अरे समझ में? कोई भी छोटी मोटी गलती बिजनेस में चल रही है उसके बारे में बिजनेस को आगाह किया जाए। बड़ी एंटिटीज में इंटरनल ऑडिट के लिए इंटरनल डिपार्टमेंट बना लेते हैं। मतलब कंटिन्यूस इंटरनल ऑडिट चलता रहता है। उतनी बड़ी नहीं होती एंटिटी तो हर 3 महीने में करा लेते हैं वो एक बार, 6 महीने में करा लेते हैं, साल भर में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है एंटिटी पर कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है इंटरनल ऑडिट की। इंटरनल ऑडिट बहुत गहराई से एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल सारे डिपार्टमेंट और पॉलिसीज के बारे में पता रखता है। अरे समझ में? लेकिन इंटरनल ऑडिटर जो है वो एक तरीके से मैनेजमेंट के लिए है। मैनेजमेंट के लिए ऑडिट हो रहा है।
कि भैया ऑर्गेनाइजेशन सही चल रही है कि नहीं। जबकि जो स्टैट्यूटरी ऑडिट है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट है, इनफैक्ट मैनेजमेंट का भी का ऑडिट है। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो इंटरनल ऑडिट मैनेजमेंट के लिए है और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो सबका तो है ही, मैनेजमेंट का ऑडिट भी है। इसीलिए भले ही वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हम इंटरनल ऑडिटर पर भरोसा करके अपने काम नहीं कर पाएंगे। इस पर भी एक स्टैंडर्ड अपन पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है। ऐसे 610 है, स्टैंडर्ड ऑडिट 610 है, जिस पर हम देखेंगे कि हम इंटरनल ऑडिटर पर कितना भरोसा कर सकते हैं। अभी हम लोग रिस्क असेस कर रहे हैं। रिस्क असेस करने के लिए मैनेजमेंट और दूसरे लोगों से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उन अदर्स में इंटरनल ऑडिटर भी आ रहा है। तो इंटरनल ऑडिटर के जो लोग, उन्होंने अपना काम कैसे किया, इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देखो, अगर उसमें बहुत गड़बड़ियां हैं तो देखो, इंटरनल ऑडिट सबसे बेस्ट मेजर है एक तरीके से रिस्क असेसमेंट का। पर सिंस वो कंपनी का एम्प्लॉय टाइप का होता है, इसलिए हम उस पर उतना वैसा रिलाय नहीं कर सकते। देखो, एक थर्ड पर्सन अगर ऑडिट करेगा तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ थोड़ा सा रिलायबल है। इंटरनल ऑडिट अपने आप में मैनेजमेंट के लिए होता है, तो मैनेजमेंट की मर्जी होती है किसी बात पे ध्यान दे या ना दे, और वो उसका स्कोप भी डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ ये 4 चीजें चेक मत करना, ये 3 चीजें चेक कर लो बस। इसीलिए हम देखते तो हैं उसको। बाकी वो कोई कोई भी चीज ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं है कि हाँ यार इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट देख लो और बस तुम्हारा रिस्क असेसमेंट हो गया। सबसे थोड़ी थोड़ी सी बात करोगे तुम, एम्प्लॉय से बात करोगे, समझ में आ रहा है, जो भी कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर क्या है, गलती होने के चांसेस ज्यादा है। जब मैं उनसे बात करूंगा ना, तब मुझे पता चलेगा क्या, जब मैं उनसे बात करूंगा तब क्या पता चलेगा कि क्या चांसेस हैं कि इन लोगों ने गड़बड़ करती होगी, है ना। इन हाउस लीगल काउंसिल, लिटिगेशन कंप्लायंस इशू, सस्पेक्टेड फ्रॉड, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। यानी कंपनी ने अपना एक लॉयर अगर रख रखा है तो फिर मार्केटिंग और सेल्स पर्सन, ठीक है ना। मार्केटिंग वालों से बात करो, सेल्स ट्रेंड्स के बारे में पता लगेगा। क्योंकि अगर मार्केटिंग वाले बोल रहे हैं कि अरे यार सेल तो हो ही नहीं रही, और पता चले कि क्या हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो एंटिटी ने दिखा रखा है कि सेल्स बहुत हुई है, तो क्या है, तो फिर तो लफड़ा है। आया समझ में। रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, है ना। कंपनी का अपना रिस्क मैनेजमेंट का फंक्शन हो सकता है। मतलब देखो, ऐसा नहीं कि ऑडिटर रिस्क का पता लगाने आया है। इट इज पॉसिबल ना कि बड़ी एंटिटी हो तो उसका खुद का रिस्क असेसमेंट का सिस्टम, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, मेहनत बचेगी ना, समझ में आ रहा है। लेकिन स्टिल हम अपने आप पे ही रिलाय करेंगे, समझ में आ रही है बात। क्योंकि खुद कर रहे हैं तो भाई हमको क्या पता सही है नहीं है क्या है। बोलो, क्लियर है। और इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर कौन से लगा रखे हैं, कितना तुम्हारा कंप्यूटर पर रिलायंस कितना है, ये सारी चीजें जो है वो देखी जाएंगी। क्लियर बेटा, ठीक है। फिर क्या है, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, कंपेयर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग, रिस्क असेसमेंट के तरीके। उसमें से पहला क्या है, मैनेजमेंट और अदर्स से बात करो, समझ में आ रही है बात, ठीक है। दूसरा क्या है, ये पूरा एक्सपीरियंस बेस्ड है, याद रखना। इसलिए ये सुनने में तुम्हें ऐसा लग सकता है कि मैनेजमेंट से बात करो है, इसमें क्या है, समझ में आ रहा है। ये बात जब करते करते आपको अंदाजा लगता है कि मैनेजमेंट का क्या सीन है, कैसे हैं, समझ में आ रहा है, किस तरीके से अपनी एंटिटी को रखते हैं, उससे आप क्या करते हो, जज करते हो किसको, एंटिटी को। आ रहा है ये समझ में। पता क्या होता है, अगर मैनेजमेंट में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, तो भी ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑडिट का उनको इतना नॉलेज हो इस पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर चीजों का। जो पढ़ के बहुत परफेक्ट गया है ना, समझ में आ रहा है, वो बहुत अच्छा काम करता है।
क्लियर है? इसमें इतनी सारी चीजें होती है, अभी फाइनल लाइन में पहुंचोगे तो फिर और मतलब बहुत सारी फील्ड्स के बारे में हमको पता लगता है। लेकिन जिस फील्ड में जा रहे हो, हम क्योंकि चुनेंगे, कितनी वेरिड फील्ड होती है ना भाई। आपको सब्जेक्ट्स फाइनल में भी 6 हैं, 6 अलग अलग, और उसमें सब सब्जेक्ट्स भी हैं। आप किसी एक सब्जेक्ट के, किसी एक चैप्टर के, किसी एक विंग में काम कर रहे होगे प्रैक्टिकली। नॉलेज तो आपको सबका बता ही जाता है। आ रहा है समझ में? कितनी साइंस तो अपन 9th 10th में भी पढ़ते हैं ना। क्लियर है? तो इतनी जनरल आपको पता होनी चाहिए, ऐसा थॉट है मतलब इंस्टीट्यूट का। क्लियर है? ठीक है ना? चलो, तो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाते हैं। रेशोज ट्रेंड्स वगैरह अगर मान लो बदल रहे हैं तो क्या होगा? तो रिस्क है। आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन इवेंट्स, रेशोज और ट्रेंड्स इंडिकेटिंग पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट्स, स्पेशली फ्रॉड। क्लियर है? When using high level data, results offer a broad indication of possible issues, है ना? Further detailed procedures may be required. क्या बोल रहे हैं? हाई लेवल डेटा अगर आप यूज कर रहे हो, है ना, कैसे निकल, एग्रीगेटेड मतलब कि अगर मान लो कि देखो, अ, जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्या है? एग्रीगेटेड है। जैसे इंडिविजुअल सेल्स जो है वो इंडिविजुअल हो गया, ठीक है, बट प्रॉफिट जो है वो सारी चीजों का मिक्स है। आ रहा है समझ में? दूसरा, टेक्निकल लेवल पर हो सकता है कि कुछ बहुत मतलब कोर रेशोज वगैरह निकल रहे हो, ठीक है ना, उससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, इंडस्ट्री रेशोज वगैरह कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, पॉइंट समझो। इसके हाई लेवल डेटा से मत जाओ, कोई बहुत ऑफिशियल डेफिनेशन नहीं है। तुम सिर्फ ये सोचो कि मैं कितने प्रकार से चेकिंग कर रहा हूँ रिस्क असेस करने के लिए। मैंने जनरल फाइनेंशियल्स के हर एक लेजर का तो मैंने कर ही लिया, ठीक है ना, और अनयूजुअल ट्रांजेक्शंस को मैंने देख लिया, रेशोज ट्रेंड्स वगैरह देख लिए, है ना। और जब मैं एग्रीगेटेड डेटा देख रहा हूँ कि ओवरऑल फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं या ओवरऑल टोटल कितना कितना है, ठीक है ना, इससे एक ब्रॉडर वो मिलता है। इससे आपको ना ये बहुत रिलायबल नहीं है, मतलब समझ में आ रहा है? देखो, पॉइंट बनना, जैसे आपके पिछले साल ओवरऑल फिक्स्ड एसेट 1 लाख थे, इस बार ओवरऑल 3 लाख हो गए। तो ये कोई बहुत रिस्क असेसमेंट वाला बात नहीं है। फॉर ब्रॉड बेस आपको पता लग गया कि यार ओवरऑल एंटिटी ने अपना साइज बढ़ाया है क्या। आ रहा है समझ में? तो फिर यहाँ पर चेकिंग करनी जरूरी है। हम लोग रिस्क असेस कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबल मिस स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो जब आपको एग्रीगेटेड डेटा पे जब भी कुछ भी मिलेगा, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? उसको तोड़ना पड़ेगा, तब जा करके आपको रियल एनालिसिस मिलेगा। समझ में आ रही है बात? क्योंकि जैसे फिक्स एसेट में ओवरऑल आपको मिला, तो क्या होगा? ओवरऑल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि उससे आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि पिन पॉइंट क्या चेक करो, फिर तो पूरे फिक्स एसेट पर ही है। क्लियर है ना? तो जब भी आपको ब्रॉड बेस कुछ मिलेगा तो आप फिर इंडिविजुअल तोड़ करके पहुंचोगे उसमें। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन ऑफ एंटिटी ऑपरेशन कैन रिवील पोटेंशियल रिस्क और डिस्क्रिपेंसीज। Inspection of business plans and strategies, control manuals, internal records, management reports, premises and facilities to assess their condition and operation. तो तीसरी बात क्या हो गई? ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। हम लोग सबसे पहले जाते थे ना क्लाइंट पे, तो क्या करते थे? प्लांट विजिट। अब इसमें मल्टीपल हो सकते हैं, पर जिस भी लोकेशन पे जाते थे, जैसे मदर डेयरी कंपनी थी, उसका हम जब ऑडिट करने जाते थे, तो कहीं पर भी जाएंगे तो पहले पूरा विजिट करेंगे। बहुत प्रॉपर अंदाजा लगता है एंटिटी के साइज का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी पहले अगर आप जा रहे हो, तो जैसे जूनागढ़ में गए थे हम लोग, तो मतलब एक वेयर हाउस था उनका, उन्होंने बताया कि 4 वेयर हाउस यहाँ पर भी हैं। अब वो ऐसा प्रोडक्ट है पेरिशेबल टाइप का,
तो उनके स्टोरेज, उनके वेयर हाउस कोल्ड स्टोरेज भी है। तो कोल्ड स्टोरेज का मतलब ये है कि कोल्ड स्टोरेज उनके कितने बड़े थे मतलब, ठीक है। अ, जैसे कि, जैसे बताओ, जैसे यहाँ से लो या ये पूरी बिल्डिंग एंड से लो, यहाँ से लेकर के पूरे पेट्रोल पंप का एरिया कवर करो, इतनी चौड़ाई, लंबाई समझ लो कि अ, ये पूरा खत्म होने के बाद आगे के एक दो घर और ले लो, इतनी लंबाई। और ऐसे छह, आ रहा है समझ में? इस तरीके के उनके स्टोरेज थे। और कोल्ड स्टोरेज मतलब पता कैसा? कोल्ड स्टोरेज मतलब कि तुम समझो कि फ्रिज जो है उसको जूम कर दो, मतलब आ रहा है समझ में? मतलब जब उसमें एंटर करते थे ना तो उसके कपड़े अलग थे। तुम गए हो कोल्ड स्टोरेज में? ठीक है। मतलब तुमको वो इतनी मोटी प्लास्टिक शीट का, मतलब वो इतना भारी रहता है। समझ रहा है? अगर कोल्ड स्टोरेज के अंदर जा रहे हो यार, समझो ना पूरी फैक्ट्री में आइसक्रीम बन रही है, तो अपन लोग तो दुकान के फ्रीजर में से ला करके अपने उसमें रख लेते हैं, और वो दुकान तक पहुंचने तक भी तो जमा ही रहना पड़ेगा उसको। तो वो कैसे रहता होगा? तुम गर्मी में सोचो, अपने वेयर हाउस से दुकान तक लाने में नहीं पिघल जाएगी आइसक्रीम? यानी कि उसको रास्ते में भी कोल्ड स्टोरेज चाहिए। और बनाने के बाद कहाँ फ्रिज, ऐसे ऐसे थोड़ी होगा कि खूब सारे फ्रिज रखे होंगे भाई, उनका पूरा वही एक फ्रिज होता है। फैक्ट्री ही फ्रिज है मतलब। समझ में आ रहा है? -4 डिग्री तक वो रखते थे, जहां हम लोग गए थे दिल्ली का जो था, वो बहुत वैसा रहता है। मतलब ज्यादा देर वहां काम नहीं कर सकते, तुम्हें पता है? थोड़ी थोड़ी देर में बंदों को बाहर बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो वो मेडिकली प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा उनके लिए। आ रहा है समझ में? क्योंकि यार बॉडी अपनी कहाँ सह पाएगी। आ रहा है समझ में? बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। मतलब और मेरे को तो अपने अकेले से क्या, मेरे को तो जैसे जो स्टूडेंट्स वगैरह भी गए हैं ऑडिट पे, उनसे भी पता चलता है। टाटा के उस पे गई थी एक बच्ची, उसके ऑडिट पे गई थी। तो वो जो है, वो बता रही थी कि वो जहाँ गहने वहने बनते हैं ना, उसकी फैक्ट्री में गई थी। तो उसने बोला कि भैया, मतलब एक तो इतना सोना एक साथ कभी नहीं देखा, और मतलब लिटरली फेंका पड़ा है। छोटे छोटे, बोले भैया जब वहां एंटर होते हैं ना तो अपने शॉप, वो सॉक्स जो सब निकालने पड़ते हैं, और वहां की अलग चप्पलें हैं। और जब आप एंटर करते हो तो पैरपोश ऐसा है कि वो आपके पैर में भी फंसे, अगर हल्के हल्के से कड़े तो उनको खींच लेगा वो। आ रहा है समझ में? ठीक है। और बोले कि वो मेल्टेड भी रहता है, उसमें भी रहता है। बोले वो उसने ऐसे डाला किसी चीज में, मेल्टेड हो या पता नहीं, छोटे छोटे गहने, और वो गिर गए ऐसे। समझ में आ रहा है? जमीन में। तो उसने कहा कि पड़े रहने दो वो फैक्ट्री वाले ने, क्योंकि वहां रोबोट्स घूम रहे हैं। समझ में आ रहा है? जो जमीन से ऐसे उठाते रहते हैं वो पूरा मेटल। बल्कि इतनी ज्वेलरी और इतना सब, मैं तो दंग रह गई, ये वो ऐसा वैसा। उनका सही है। तो ये सब एक्सपीरियंसेस होते हैं ऑडिट में। समझ में आ रहा है? आप अलग अलग टाइप के बिजनेसेस को जानते हो, ये रिस्क असेसमेंट वाला पार्ट होता है। जा रहे हो आप तो अपने के, जैसे मैं गया था अदर डेयरी में, तो हमने देखा था कि एक मशीन रखी है, HMT की मशीन थी वो। HMT बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो अच्छी बड़ी मशीन थी, तो वो एकदम साइड में रखी थी। हमने कहा ये क्या है? तो ये ऐसी क्यों रखी हुई है? तो बोले कि अरे इससे टेट्रा पैक बनते थे, ठीक है ना, मिल्क के। लेकिन अब टेट्रा पैक चल नहीं रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए अभी ये यूज नहीं हो रही है। तो मैं, अब देखो, वो जनरल इंफॉर्मेशन हो गई, हमारे लिए ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गई। समझ में आ रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर फिक्स एसेट आपका एक्टिव यूज से रिटायर हो गया, तो वो आपका दिखेगा किस पे? NRV पे। फिर वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं दिखेगा। पॉइंट समझ में आया? सोचो, एक नॉर्मल सेंटेंस, ये मशीन क्या है, ये खाली पड़ी है, यूज नहीं हो रही क्या? फाइनेंशियल क्वेश्चन है, और एंटिटी वाला आपको बिल्कुल नॉर्मली बता रहा है।
कह रहे हाँ यार इससे टेट्रा पैक बनते थे, उसको क्या पता कि आप ये ऐसे ऐसे कर जाओगे, और आप बता भी नहीं रहे हो उसको। समझ में आ रही है बात? आप उसमें कर रहे हो, वो रिलेट कर ही नहीं पाएगा, इतनी हजारों चीजें होती हैं। आप देख रहे हो प्लांट है ना, ये यूज हो रहा है नहीं हो रहा है, या ये तो बहुत ही खत गया है, डिप्रिसिएशन इस पर कितना लग रहा होगा, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। आ रहा है समझ में? तो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर यूज्ड एज ऑडिट एविडेंस। तो डुअल पर्पस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या बोल रहे हैं? ये समझ में आया ये वाला पॉइंट? ये जो है, ये तीन बातें, ये रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर है। अच्छा एक चीज सुनना, एनालिटिकल प्रोसीजर वर्ड हम लोग बाद में भी पढ़ेंगे, इनफैक्ट एक स्टैंडर्ड है 520 जिसका नाम ही है एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है ना? अच्छा, ऑब्जर्वेशन और इंस्पेक्शन अपन ऑडिट प्रोसीजर के तौर पर भी पढ़ेंगे, और ये हम अभी काय में पढ़ रहे हैं, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। समझ में आ रही है बात? बट अभी यहाँ क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं और वहां क्या ऑब्जर्व करेंगे, दैट्स डिफरेंट। जब हम फिजिकल इन्वेंट्री चेकिंग के लिए जाएंगे तो वो भी ऑब्जर्वेशन में ही आएगा, बट वो सब्सटेंटिव ऑडिट के प्रोसीजर रहेंगे। ये कौन से प्रोसीजर हैं? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो यहाँ पर जब आप ऑब्जर्वेशन लिखोगे तो आप ऑब्जर्व किसको कर रहे हो? ओवरऑल ऑपरेशंस को इन जनरल। वहां जब आपके ऑब्जर्वेशन की बात आएगी तो आप क्या बोलोगे कि भैया फिजिकल वेरिफिकेशन कर लिया हमने किसका, स्टॉक का, फिक्स एसेट का। ये हमारा ऑब्जर्वेशन हो गया। समझ में आ रही है बात? कौन सा प्रोसीजर क्या है ये आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव के लिए। मैं तो बोल रहा हूँ कि इतना नॉलेज तो सच में चेक करने वाले को भी नहीं होता है। क्लियर है? लेकिन जब वो सजेस्टेड आंसर से आपका आंसर मिलाएगा ना, तो आपका आंसर तभी मिलेगा जब आपको इन सारी चीजों का नॉलेज होगा। समझ में आ रहा है? प्लस आप फिर ज्यादा बेहतर काम भी कर पाओगे प्रैक्टिकली। ठीक है, चलो। While primarily intended to identify and assess the risk of material misstatement, information gathered can also serve as audit evidence. मतलब आप कर तो रहे हो रिस्क असेसमेंट, बट रिस्क असेसमेंट के समय हो सकता है कुछ कुछ आपको वो ऑडिट प्रोसीजर के एविडेंस में मिल जाए। समझ में आ रही है बात? देखो, करने तो ऑडिट ही आया हूं ना मैं, रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, मैनेजमेंट से पूछ रहा हूँ कुछ भी, तो उसमें ऐसी बातें भी पता चल रही हैं, ऐसे डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं जो ऑडिट एविडेंस के समय निकालता हूँ। मतलब अभी मैं रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ, पर जब ऑडिट करूंगा, एविडेंस निकालूंगा, तो भी यही निकालूंगा। तो ऐसा होता है। आ रहा है क्या ये समझ में? है ना? तो आप समझो कि कुछ एविडेंस पे मिल सकते हैं। ये एविडेंस हो सकता है कि पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स के हों, बैलेंस शीट के हों, डिस्क्लोजर के हों, है ना? उनको सब्सेंटिव बोलते हैं। और या तो फिर वो इंटरनल कंट्रोल की चेकिंग के हो। आपको सबूत मिलते जा रहे हैं और किसी पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड हो सकते हैं वो सबूत। क्लियर है क्या? आप सबूत देखने नहीं आए हो, आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, कुछ रैंडम सबूत आपको सब्सटेंटिव के या कंट्रोल टेस्टिंग के भी मिल गए। क्लियर है? अब efficiency in audit approach. Sometimes auditor combine risk assessment procedures with substantive procedure and test of control. देखो, अब एंटिटी बहुत बड़ी नहीं है ना, तो फिर मैं पूरा तामझाम नहीं करता कि मैं इसमें रिस्क असेसमेंट लगाऊं, पहले समझूं पूरा कि क्या है कैसा है। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? हम तो जाते हैं और पूरा ऑडिट ही साथ साथ में करने लग जाते हैं, कि साथ साथ में रिस्क असेसमेंट कर रहे हैं, साथ साथ में चेकिंग भी करते जा रहे हैं, कंट्रोल भी साथ साथ में टेस्ट करते जा रहे हैं, सब्सटेंटिव भी करते जा रहे हैं, और रिस्क असेसमेंट भी चल ही रहा है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? और रिस्क असेसमेंट ज्यादा निकला तो यही चेकिंग को अपन बढ़ा दें। छोटी एंटिटी में जनरली ये हो जाता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? तो इसको कॉन्करेंटली करना काफी एफिशिएंट हो सकता है एंड प्रोवाइड मल्टीपल बेनिफिट्स फ्रॉम द सेम ऑडिट स्टेप्स। कुछ जगह में सेम ऑडिट स्टेप्स लगते हैं, चाहे रिस्क असेसमेंट कर रहे हो चाहे सब्सटेंटिव कर रहे हो, तो साथ साथ में करना आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये क्लियर है?
ठीक, रीड कर लो ये फटाफट से पूरा। ठीक है, चलो ये अंडरस्टैंडिंग, टेस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप लोग रीड कर लेना। ठीक है, कर जरूर लेना बेटा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब हम बात करते हैं किसकी, मटीरियलिटी। ठीक है, तो व्हाट इज मटीरियलिटी? तो मटीरियलिटी जो है, सिंपली अपन लोग कैसे बोलते हैं, कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वो चीज मटीरियल है। आ रहा है समझ में? मटीरियलिटी जो है वो वर्ड इस तरीके से बोला गया है कि जैसे 1 करोड़ की एंटिटी है, तो मान लो कि हम बोलेंगे कि नहीं यार, इसमें ना 5 लाख से ज्यादा की गलती नहीं होनी चाहिए, या 1 लाख से ज्यादा की गलती नहीं होनी चाहिए। आ रहा है समझ में? टोटल मिला करके अगर अ, इसमें 1 लाख से ज्यादा के मिस स्टेटमेंट है, तो मतलब कि मटीरियल मिस स्टेटमेंट। तो मटीरियलिटी का हमारा लेवल कितना हो गया, 1 लाख। तो जो 1 करोड़ की एंटिटी थी उसके लिए मटीरियलिटी कितनी हो गई, 1 लाख। तो मटीरियलिटी हर ऑडिट के लिए अलग अलग स्पेसिफिकली हम लोग डिसाइड करते हैं। क्योंकि देखो, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ यार इसमें मटेरियल स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारे पास कोई बेस कुछ तो होना चाहिए ना कि हम क्या बोल रहे हैं, कितनी गलती नहीं है। ये नंबर हम लोग जरूर एग्जैक्टली exactly डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली आप इसको ऐसे थोड़ी तय कर सकते हो। आपको कैसे पता कि कितनी गलती होगी? बट ये मटीरियलिटी का एक लेवल डिसाइड करने से क्या होता है कि आप पूरा अपना प्लान उस हिसाब से बनाते हो। समझो, अगर मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस एंटिटी में 5 लाख से ज्यादा की गलती नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 लाख तक की गलतियां मैं सह सकता हूँ ना, तो मेरा प्लान उतना एग्जॉस्टिव नहीं बनेगा। पर जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 1 लाख से ऊपर की कोई गलती नहीं होगी, तो सोचो प्लान कितना एग्जॉस्टिव बनेगा। समझ में आ रही है बात? तो मटीरियलिटी जितनी कम रखेंगे हम, उतना क्या होगा, रिस्क बढ़ जाएगा। क्योंकि हम एक्चुअली में दावा किस चीज का कर रहे हैं, मटीरियलिटी से ऊपर के मिस स्टेटमेंट्स ना होने का। तो मान लो मटीरियलिटी 1 लाख है, तो 1 लाख के ऊपर मिस स्टेटमेंट है तो ऑडिटर पे बात आ जाएगी। पर अगर मान लो मटीरियलिटी 5 लाख है, तो 3 लाख तक के मिस स्टेटमेंट हो जाए तो भी ऑडिटर बोलेगा हमने तो बोला था। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो मटीरियलिटी जितनी ज्यादा रहती है, ऑडिट रिस्क उतना कम रहता है। और मटीरियलिटी जितनी लो होगी, ऑडिट रिस्क उतना ज्यादा रहेगा। ये क्लियर है ना? क्योंकि अगर मान लो मटीरियलिटी 1 लाख है, तो 1 लाख से ऊपर की चीजें मिस स्टेटेड हो गई,
पर 5 लाख है तो फिर 5 लाख तक सह सकते हो। समझ में आ रहा है? ये क्लियर है कि नहीं? है ना? तो अच्छा, तो अब ये लेवल कैसे डिसाइड करते हो? तो बेसिकली ऑडिटर जो है ना, वो ऐसे सोचता है कि यार लोगों को कितने अमाउंट में फर्क पड़ेगा इस एंटिटी में। तो ये मैटर अगेन, फिर ये मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है कि ऑडिटर को अगर लगता है कि यूजर जितने भी हैं उनका परसेप्शन बदल जाएगा अगर इसमें 5 लाख से ज्यादा की मिस स्टेटमेंट हुई तो। मतलब जैसे मैं देख रहा हूँ कि यार ये 100 रुपए का अच्छा ये किया है, अच्छा एक्चुअल में 99 था, इसमें 100 दिखा है, तो 1 रुपए की मिस्टेक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक्चुअल में 98 था, इसमें 100 लिखा है, 2 रुपए का, चलो कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा 96 लिखा है, 96 था एक्चुअल में, 100 लिखा है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक्चुअल में 95 है और यहाँ 100 लिखा है, तो गलत है। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? इसका मतलब 5 जो है वो क्या हो गया? मटीरियलिटी। अब ये कौन तय करेगा कि कितने के बाद यूजर का ओपिनियन बदलता है? ये ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट है। और यही हमारी क्या हुई? मटीरियलिटी। ये कौन सी वाली मटीरियलिटी हुई? ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाली। कि 1 करोड़ की एंटिटी है तो 5 लाख क्या है? मटीरियलिटी। ये वो अमाउंट है जो ऑडिटर ने अपने एक्सपीरियंस से असेस किया है कि यार इससे ज्यादा मिस स्टेटमेंट होगा तो यूजर सह नहीं पाएगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो 320 है मटीरियलिटी का स्टैंडर्ड। ठीक है। तो देखो डेफिनेशन, व्हाट इज मटीरियलिटी? Misstatements or omissions are material if they could reasonably influence the economic decisions of users made on the basis of financial statement. देख रहे हो? वो मिसस्टेटमेंट्स और ओमिशंस जो, मतलब इतने मिसस्टेटमेंट अगर हैं जिस पॉइंट पे आकर के वो यूजर के रीजनेबल डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, वो मटीरियल। यूजर का डिसीजन इन्फ्लुएंस जिस पॉइंट से होना चालू हो जाएगा वो पॉइंट क्या है? मटीरियल। तो मटीरियलिटी हम किसके बेसिस पर तय करते हैं? यूजर के डिसीजन मेकिंग का, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग जिस पॉइंट पे इन्फ्लुएंस हुई, जिस मिस स्टेटमेंट पे, 1 रुपए में होगी क्या, 5 रुपए में होगी क्या, 10 रुपए में होगी क्या, तो जिस पे होगी, ये भी ऑर्डर का जजमेंट ही है, जिस पे होगी वो क्या है? मटीरियलिटी का लेवल। समझ गए? ठीक है। सिग्निफिकेंस, ऑडिटर का गोल क्या है? ऑडिटर का गोल है कि भैया रीजनेबल अश्योरेंस ले ले कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेंगे? फ्री फ्रॉम मटीरियल स्टेटमेंट। तो यहां से हमको ये पता लग रहा है कि मटीरियलिटी का, वेरी गुड, आ रहा है समझ में? फोकस ऑन सिग्निफिकेंट रिस्क दैट कुड मटीरियली इफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो अब देखो रिस्क जो है ना, कुछ नॉर्मल रिस्क होते हैं, कुछ सिग्निफिकेंट रिस्क होते हैं। एक लेजर है रिपेयर का और एक है सेल्स का, ज्यादा सिग्निफिकेंट कौन सा? समझ में आ रही है बात? तो ऑब्वियस ही बात है, ये सिग्निफिकेंट रिस्क हो गया। समझ में आ रहा है? जिस रिस्क की लाइक्लीहुड ज्यादा, जिस रिस्क का मैग्नीट्यूड ज्यादा, वो रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क में है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना? अब ये हर एंटिटी में अलग अलग हो सकता है। किसी एंटिटी में चोरी का रिस्क बहुत बड़ा है, किसी एंटिटी में इतना प्रेशर है मार्केट से कि उसको गलत दिखाने का प्रेशर, जैसे कंपनी, जैसे कि सत्यम का सुना था ना तुमने? सत्यम कंप्यूटर्स का सुना है तुमने? सत्यम कंप्यूटर्स ने अपने फाइनेंशियल फ्रॉड वो किए थे, मैनिपुलेट किए थे। आ रहा है समझ में? क्यों? क्योंकि कॉम्पिटिटर से बहुत प्रेशर था। क्लियर है? तो ऐसे अलग अलग रीजन हो सकते हैं सबके। ठीक है ना? ऑडिटर के लिए क्या है? सिग्निफिकेंट रिस्क, वो रिस्क जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मटीरियली मिसस्टेट कर देगा। समझ रहे? वो रिस्क क्या हो गए? सिग्निफिकेंट रिस्क, जो अपने आप में ही पूरे फाइनेंशियल्स को वो करने की दम रखते हैं। बाकी कुछ रिस्क ऐसे रहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे अमाउंट्स बहुत सारे मिल करके क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गड़बड़ कर सकते हैं। है ना? नॉट जस्ट साइज, इट्स नॉट अबाउट कि भैया अमाउंट कितना बड़ा है। अब ये बहुत बड़ी बात है। समझ में आ रहा है? जैसे समझो 1 करोड़ दिखना था, 1 करोड़ दिख रहा है,
जबकि एक्चुअल में 99 लाख थी। मिस स्टेटमेंट है, मटेरियल है, डिपेंड करता है। चलो 1 करोड़ में 1 लाख अपन मानते कि नहीं है मटेरियल, समझ में आ रहा है? मटेरियल में स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। एक बात थी कि एक एनवायरमेंट वाला ऑफिसर आया था और बोल रहा था कि भैया आपका जो काम है वो ऐसा है, समझ में आ रहा है, जिसका एनवायरमेंट कंसर्न से हमको बैन लगाना पड़ सकता है। उसका एनवायरमेंट ऑडिट हुआ और उसमें ये ऑब्जर्वेशन, ये बात कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज नहीं करी हुई है। डिस्क्लोजर इस बात का अमाउंट से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ये तो पूरे गोइंग कंसर्न पे बात है, समझ में आ रही है बात? ये डिस्क्लोजर बहुत इंपॉर्टेंट हुआ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये डिस्क्लोजर नहीं किया आपने तो ये मटेरियल मिस स्टेटमेंट है। तो मटेरियल मिस स्टेटमेंट इज नॉट ओनली अबाउट द अमाउंट्स। अच्छा एक चीज और, जैसे मान लो कि कैश, ठीक है ना, अब एंट्री में 50,000 है, एक्चुअल में दिख रहा है 51,000 है, बुक्स में दिख रहा है 51, एक्चुअल में 50 है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ठीक है ना। अगर ये छोटी मोटी ओवरलुकिंग की मिस्टेक है तब तो ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है कि आपसे कैश काउंटिंग में भी गड़बड़ हो रही है? क्योंकि अगर इसमें 1,000 का गैप है तो कहीं और भी होना चाहिए था। समझ आ रही है बात? आपको ये बात समझ में आ रही है कि भैया कैश गिनने में कैसे गड़बड़ हो सकती है? तो दिस कुड बी सिग्निफिकेंट। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि सिर्फ 1,000 की टोटलिंग मिस्टेक है, यहाँ पर मैटर कुछ बड़ा हो सकता है। तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द अमाउंट और साइज ऑफ द मिस स्टेटमेंट, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि लीगल ड्यूज होते हैं। अब लीगल ड्यूज हो सकता है कि थोड़े से, जैसे एम्प्लॉय का पीएफ कट के जमा होना है, नहीं हुआ, फाइनेंशियल मिस स्टेटमेंट उतना बड़ा नहीं है, बट लीगली बहुत डिजास्टरस स्टेप है ये, समझ में? समझ में? अरे एम्प्लॉय का पैसा जमा नहीं किया, पूरी एंटिटी बर्बाद हो सकती है। क्लियर है? इसीलिए ऑडिटर को मटेरियल मिस स्टेटमेंट नापते समय सिर्फ अमाउंट पे, ना सिर्फ अमाउंट पे बल्कि और चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। क्लियर? अ स्मॉल अमाउंट लॉस्ट ड्यू टू फ्रॉड, भाई थोड़ा सा मिस स्टेटमेंट 1,000 रुपए का, अरे एक बंदा फ्रॉड निकल गया था, एम्प्लॉय फ्रॉड। भैया अगर एम्प्लॉय फ्रॉड था तो ये 1,000 तो तुमको मिला है, क्या पता कितना होगा। अब तो चेकिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ है। नहीं आया समझ में? क्लियर है? तो may still be material if it indicates a serious flaw in internal controls, potentially leading to bigger issues later. क्लियर है? ठीक है ना। ये हमने क्या पढ़ा? मटीरियलिटी का मीनिंग। तो मटीरियलिटी के मीनिंग में हमने विशेष रूप से ये पढ़ा कि अमाउंट के बेसिस पर तो हम करते ही हैं, पर कभी कभी मिस स्टेटमेंट का सिर्फ अमाउंट से लेना देना नहीं होता, तो आप दूसरी चीजों को भी देखेंगे। क्लियर है? मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट, ठीक है। Auditor's responsibility. Apply materiality in planning and performing the audit, evaluating identified misstatements, considering uncorrected misstatements when forming an opinion. तो अब देखो, ये जो मटीरियलिटी है ना बेटा, ये बन गया आपका बेस। ये कैसा वाला बेस बन गया आपका? ये बेस बन गया हर चीज के लिए, क्योंकि आपकी प्लानिंग मटीरियलिटी पे डिपेंड करेगी। क्या आपकी मटीरियलिटी बहुत कम है तो आपको बहुत एग्जॉस्टिव प्लान बनाना पड़ेगा चेकिंग का। आपकी मटीरियलिटी ज्यादा है तो थोड़ी कम चेकिंग भी करोगे तो इट विल बी फाइन। नहीं आया समझ में? तो प्लानिंग के समय कंसिडर करना है।
जब भी कोई मिस स्टेटमेंट मिलेगा आपको, तो आप उसको किसके पैरामीटर्स पे नापोगे? मटीरियलिटी। तो सेकेंड पॉइंट क्या हो गया? इवेल्युएटिंग आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट। मटीरियलिटी कहाँ कहाँ काम आती है? तो सेकेंड मटीरियलिटी कहाँ काम आई? आइडेंटिफाइड मिस स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट करना है। मुझे गलती मिली, और वो गलती कितनी बड़ी, अरे मटेरियलिटी कितनी है। प्लान करते समय मटेरियलिटी का काम है, हर गलती मिलने के समय काम है, और जब आप एंड में ओपिनियन दे रहे हो, अच्छा उस समय कुछ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स भी होते हैं। तो अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का मतलब ऐसी गलतियां जो कि आप छोड़ दे रहे हो क्योंकि वो बहुत छोटी मोटी कैसे बोल रहे हो आप? मटीरियलिटी के बेस पे। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ये? है ना? फिर क्या है? ये समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? तो मटीरियलिटी ना अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, और हर जगह कंसिडर किया जाता है। जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इसको ना कंसिडर किया जाता है। कैसे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर आपको शेड्यूल 3 पता होगा, तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस करके हेड होता है, उसमें आप क्या लिखते हो बताओ? कैसे तय होगा कि क्या छोटा मोटा है क्या बड़ा है? हम्म। हाँ, नहीं वो तो ठीक है। आ, क्या सवाल था मेरा? हाँ, वो फाइनेंशियल एफआरएफ की बात कर रहे थे अपन लोग। मिसलेनियस में कौन सी चीजें आप डालोगे? तो मतलब तुम बोल रहे हो प्योरली जजमेंटल है, डिफाइंड है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि जो सेल्स है, उसके 1% का अमाउंट निकालो, उससे ऊपर कोई भी अगर अमाउंट है खर्चे का, तो उसका सेपरेट हेड दिखेगा। उसके अलावा बाकी को आप मिसलेनियस के साथ मर्ज कर सकते हो, नहीं तो मैनिपुलेशन हो जाएगा ना। क्योंकि क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम ऑडिट करते हैं ना, तो हम पेनल्टीज वगैरह देखते हैं कि आपके ऊपर कौन कौन सी पेनल्टी लगी, क्या क्या हुआ। तो वो जो पेनल्टीज है ना, ठीक है, वो लोग मिसलेनियस में मर्ज कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ऑडिटर को ना दिखे। तो बेसिकली मिसलेनियस का यूज हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की अहम बातें छुपाने के लिए, इसलिए इसके रूल है। तो ये एक मटीरियलिटी वाला कॉन्सेप्ट हो गया ना, कि 1% और 1 लाख, विच एवर इज लोअर, ऐसा है। 1 लाख के ऊपर है तो भी उसको सेपरेटली दिखाओ। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी इन एफआरएफ, मटीरियलिटी डिपेंड्स अपॉन साइज और नेचर ऑफ द मिस स्टेटमेंट। और वो ऑब्वियस बात है, उसके सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जज करते हो आप, कंसिडरिंग द कॉमन इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स एज ए ग्रुप। ठीक है? इफ द फ्रेमवर्क डज नॉट डिफाइन materiality, the auditor uses these general principles as a reference. तो मान लो कि कभी ऐसे डिफाइंड नहीं है कि क्या है मटीरियलिटी, तो फिर आप अपने ही हिसाब से कंसिडर कर लोगे। तो पॉइंट ये है कि हम भी इसी हिसाब से लेंगे। 1% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो 1% अपन लोग सेल्स का ले सकते हैं, या फिर 5% ऑफ प्रॉफिट का। आमतौर पर यही जो है वो क्राइटेरिया होते हैं काय के, समझे? फिर यूज इन प्लानिंग द ऑडिट, determining misstatement threshold. Auditor judges the size of size and nature of misstatement that would be material. क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? ऑडिटर जो है वो साइज और नेचर समझता है मिस स्टेटमेंट का, जिसको कि क्या माना जाएगा? मटेरियल। दीज जजमेंट हेल्प द ऑडिटर,
ठीक है, तो ऑडिटर जो है वो मटीरियलिटी का पता लगाएगा कुल मिला करके, और मटीरियलिटी से वो क्या करेगा, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर प्लान करेगा। यानी मटीरियलिटी डिसाइड करके रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करेंगे, रिस्क आइडेंटिफाई और असेस करेंगे, और एनटीई डिसाइड करेंगे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का। ये एनटीई वर्ड बहुत बार आएगा, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, एनटीई ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। एनटीई इन जनरल एक तरीके से प्लान को बोल देंगे। जब अपन सेकंड चैप्टर में थे तो अपन ने प्लान, स्ट्रेटजी सबको पूरा डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम जनरली प्लान बोलेंगे एनटीई को, प्लान को क्या बोलेंगे, एनटीई, नेचर टाइमिंग नेक्स्ट टाइम। यानी जब भी आपको गलती मिलेगी या कुछ भी होगा तो हम ये फ्रेज यूज करूंगा मैं कि हम एनटीई बढ़ा देंगे। एनटीई बढ़ा देंगे मतलब हम ज्यादा चेकिंग करेंगे, बस इतनी सी बात है। क्लियर है? यहाँ तक करेक्ट करो। ठीक है बेटा। ठीक। ठीक है, चलो बाकी कल करते हैं। बस समझ में आया ये यहाँ तक का पूरा? ठीक है, इसको रीड करके भी आना आप कल। ठीक है।